गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 11 जो आपके एक नए पार्ट 3 परमाणु तथा अणु से ली गई है। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन। फिर से जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान से पूछा, ज्ञान, तत्वों से यौगिक का निर्माण कैसे होता है? क्या मिश्रणों की तरह इनमें भी आपस में केवल मिला देने से यौगिक बन सकते हैं? ज्ञान ने कहा, जिज्ञासा दीदी, नहीं, यौगिकों का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया करने से होता है। मतलब यौगिकों का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एक निश्चित अनुपात में मिलने पर होता है। इन अभिक्रियाओं में कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। यहाँ हम इन्हीं में से दो नियमों को समझेंगे। तो रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं? दो नियम। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्टूडेंट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण अथवा विनाश संभव नहीं है। मीन्स द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ना तो उसका निर्माण हो सकता है ना ही उसका विनाश होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए A+B जो आपके वर्कशीट के अंदर दिया गया है, A+B किसका निर्माण करते हैं? C और D का, जिसमें A और B आपके क्या कहलाएंगे? अभिकारक, और C और D क्या कहलाएंगे? उत्पाद। बेटे, आप इसमें ध्यान से देखिए कि अभिकारकों का द्रव्यमान, जिसमें A का द्रव्यमान 4 ग्राम, B का द्रव्यमान 10 ग्राम है, कुल मिलाकर कितना बनता है? 14 ग्राम। यह किसके बराबर है? यह उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है, जिसमें C का द्रव्यमान है 2.5 2.5 और D का द्रव्यमान है 11.5। तो इस प्रकार 2.5 जमा 11.5 का द्रव्यमान का योग भी आपका कितना होता है? 14 ग्राम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान का मान कुल योग हमेशा अभिकारकों के कुल योग और द्रव्यमान के बराबर होता है। आइए अब जानें दूसरा नियम। रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम क्या है? स्टूडेंट्स, दूसरे नियम को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिकों में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका ये कहने का मतलब है बेटा कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में जो भी यौगिक बनता है उसमें जो भी तत्व होते हैं वो हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। यौगिक का निर्माण करने वाले सभी तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करते हैं, वह किसी भी स्थान पर हो या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाया जाए। एक रासायनिक पदार्थ और यौगिक उसे बनाने वाले तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में ही उपस्थित होते हैं। जैसा कि उदाहरण में बताया गया है, यौगिक जल, जिसको हम H2O कहते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। तो यौगिक जल का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात क्रमशः 1:8 में ही अभिक्रिया करते हैं। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन से
जल बनाने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की और 2 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति की मात्रा कितनी भी हो। वैसे ही यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं, में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:8 होता है, और अमोनिया, जिसको हम NH3 कहते हैं, में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 14:3 होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी वर्कशीट 11, जो आपके पाठ परमाणु तथा अणु से ली गई है। आइए कुछ नज़र डालें नीचे के प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है बच्चों, रासायनिक संयोजन के 2 नियम। बेटा ये तो आपको बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर बताए भी गए हैं और आपको दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इनको समझ के करना है। क्या कहते हैं ये कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ना तो उसका सृजन किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश होता है। उदाहरण के लिए A जमा B आपको क्या देता है, C जमा D, जिसमें A क्या है 4 ग्राम, B क्या कितना है 10 ग्राम, C है 2.5 और D है 11.5। जब आप इनका योग करते हैं तो अभिकारकों का योग, कुल योग और उत्पादों का कुल योग आपस में क्या है, बराबर हैं। और दूसरा नियम क्या है स्टूडेंट्स, स्थिर अनुपात का नियम। वह क्या कहता है, किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में ही विद्यमान होते हैं। और उदाहरण हम दे सकते हैं बच्चे कि यदि हम जल किसी भी स्रोत से लें, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, झरना हो, यदि हम जल, शुद्ध जल किसी भी स्रोत से लें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन सदैव 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करता है, संयोजन करता है। अतः हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात कितना होगा, 1.8। अब आइए बेटा प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 क्या है, क्या 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है, समझाइए। नहीं, 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भी भिन्नता नहीं हो सकती। बेटे जैसा कि मैंने आपको आंसर उत्तर 1 में भी बताया है, यदि हम जल, आप उत्तर 1 वाला आंसर इसमें भी लिखेंगे, यदि हम जल किसी भी स्रोत से लें, चाहे वो तालाब हो, झरना हो, शुद्ध जल किसी भी स्रोत से लिया जाए तो उसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन सदैव 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है। तो बेटा यह रासायनिक संयोजन के दूसरे नियम, स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। और बेटे इसमें आपको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जिसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपको क्या दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यदि कार्बन 3 ग्राम है और ऑक्सीजन कितनी है, 8 ग्राम है, और वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, 11 ग्राम। तो अब देखिए आपको कार्बन कितना लेना है, 12 ग्राम, जो 3 से कितने गुना होता है, 4 गुना। ऑक्सीजन ले रहे हैं कितना, 32 ग्राम, जो 8 से कितने गुना है, फिर से 4 गुना। तो अगर ये अनुपात सेम है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उतने ही अनुपात में बनेगी, मीन्स 44 ग्राम, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 12 ग्राम कार्बन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में जलेगा तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किन के तत्वों से होता है। बेटा अमोनिया का सूत्र होता है NH3
जिसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिले होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में स्टूडेंट्स एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था बच्चे आपका वर्कशीट 11। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी ध्यान से समझें। और बेटा मैं इसके उत्तर के लिए भी एक छोटा सा वीडियो बना के इनके सॉल्यूशन, इन प्रश्नों के उत्तर के साथ में एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको उत्तर और अच्छे से समझाते हुए बना दूंगी। लेकिन तब तक आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, देखें, समझें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।